नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से YouTube चैनल पर। नमस्कार। आज हम रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए एक और धमाकेदार मेगा क्विज मैराथन लेकर आए हैं, बिल्कुल। जिसमें हम धातु और अधातु के पार्ट 2 को कवर करेंगे। प्रश्न संख्या 81 से लेके 160 तक। और ये 80 सवाल आपके कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। जरूर। तो क्लास शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। और हाँ, इस क्लास की PDF डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल फ्री रेलवे नोट्स जरूर ज्वाइन करें। लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए। क्वेश्चन नंबर 81। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ मेटल्स? मतलब धातुओं का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शंस हैं ए समुद्री जल, बी पृथ्वी की भूपर्पटी जिसे अर्थ्स क्रस्ट कहते हैं, सी वायुमंडल या डी अंतरिक्ष परपटी। देखिए, ज्यादातर धातुएं जैसे सोना, लोहा, एल्यूमिनियम, ये सब हमें जमीन के नीचे से ही मिलती हैं। अर्थ्स क्रस्ट से। हाँ, जिन्हें हम माइनिंग करके निकालते हैं। ठीक है, अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 82। Which salts are dissolved in sea water? मतलब समुद्री जल में कौन से लवण घुले होते हैं? ऑप्शंस हैं ए सोडियम क्लोराइड, बी मैग्नीशियम क्लोराइड, सी ए और बी दोनों, डी पोटेशियम नाइट्रेट। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अच्छा, दोनों ही होते हैं? हाँ, बिल्कुल। समुद्री पानी में सोडियम क्लोराइड, मतलब हमारा साधारण नमक, और मैग्नीशियम क्लोराइड दोनों ही बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। What are the elements or compounds which occur naturally in the Earth's crust called? मतलब ये कि पृथ्वी की भूपर्पटी में जो प्राकृतिक रूप से तत्व या यौगिक मिलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं ए गैंग, बी खनिज या मिनरल्स, सी धातुमल, डी मिश्र धातु। सही जवाब है ऑप्शन बी, खनिज, मिनरल्स। सीधी सी बात है, जमीन से जो कुछ भी प्राकृतिक रूप में निकलता है उसे हम साइंटिफिक भाषा में मिनरल या खनिज कहते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 84। Minerals from which a particular metal is present in high quantity and can be extracted profitably are called. मतलब वो खनिज जिनमें कोई खास धातु ज्यादा मात्रा में हो और जिसे निकालना फायदेमंद हो, वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शंस ए पत्थर, बी ओरे ओर्स, सी अपशिष्ट, डी गैंग। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ओरे ओर्स। अच्छा, तो मिनरल और ओर में ये फर्क है? हाँ, इसे ऐसे समझिए। ओर एक VIP मिनरल है। ये वो मिनरल है जिसमें से धातु निकालना सस्ता और फायदेमंद होता है। इसीलिए एक लाइन है, ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट नॉट ऑल मिनरल्स आर ओर्स। वाह, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 85। In what state are the metals at the bottom of the activity series like gold, platinum found? मतलब ये कि सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातुएं जैसे सोना, प्लैटिनम, ये किस अवस्था में पाई जाती हैं? ऑप्शंस ए ऑक्साइड, बी स्वतंत्र अवस्था या फ्री स्टेट, सी सल्फाइड्स और डी कार्बोनेट। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वतंत्र अवस्था, फ्री स्टेट। ये धातुएं एक तरह से केमिस्ट्री के दुनिया के इंट्रोवर्ट्स हैं। अच्छा। हाँ, बहुत कम रिएक्टिव होती हैं, इसलिए प्रकृति में किसी और के साथ जुड़ी हुई नहीं मिलती, अपने असली रूप में मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 86। Why are the metals at the top of the activity series K, Na, Ca, Mg, Al not found in a free state? मतलब सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर की धातुएं हैं, वो स्वतंत्र रूप में क्यों नहीं मिलती? ऑप्शंस हैं ए वे बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, बी वे वाष्प बन जाती हैं, सी वे पानी में घुलनशील नहीं हैं और डी वे बहुत भारी होती हैं। और इसका जवाब है ऑप्शन ए, वो बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, और ये हैं केमिस्ट्री के एक्सट्रोवर्ट्स। बिल्कुल। ये इतनी ज्यादा रिएक्टिव हैं कि अकेली रह ही नहीं सकती, तुरंत हवा, पानी या किसी और से मिलकर कंपाउंड बना लेती हैं। ठीक है, अब आते हैं बीच वाली धातुओं पर। क्वेश्चन नंबर 87। इन विच फॉर्म आर द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज जिंक, आयरन, लेड मेनली फाउंड इन नेचर? मतलब सक्रियता श्रेणी के बीच की धातुएं जैसे जिंक, आयरन, लेड, ये प्रकृति में मुख्य रूप से किस रूप में पाई जाती हैं? ऑप्शंस ए ऑक्साइड, बी सल्फाइड, सी कार्बोनेट या डी उपरोक्त सभी। सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी।
ये धातुएं मतलब बीच की हैं, न बहुत ज्यादा रिएक्टिव न बहुत कम। इसलिए ये प्रकृति में ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट तीनों ही रूपों में मिल सकती हैं। चलिए इस सवाल के बाद एक दर्शक का कमेंट पढ़ते हैं। भोजपुरी में लिखा है, सर जी ई केमिस्ट्री तो हमार भेजा फ्राई कर देले बा, लागत बा कि अयस्क के पहले हमारे ही धातु कर्म हो जाए। अरे नहीं नहीं, हिम्मत रखिए, धातु कर्म आपका नहीं अयस्क का ही होगा और सिलेक्शन भी आपका ही होगा। क्वेश्चन नंबर 88, ओर्स ऑफ मेनी मेटल्स आर ऑक्साइड्स बिकॉज, मतलब कई धातुओं के अयस्क ऑक्साइड क्यों होते हैं? ऑप्शंस: ए, ऑक्सीजन पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में है और बहुत अभिक्रियाशील है। बी, ऑक्सीजन एक गैस है। सी, ऑक्साइड रंगीन होते हैं। डी, ऑक्साइड हल्के होते हैं। इसका जवाब है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में है और बहुत अभिक्रियाशील है। अच्छा, ये कारण है। हाँ, कारण बहुत सीधा है। ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में भरपूर है और रिएक्टिव भी है, तो ज्यादातर धातुएं सबसे पहले उसी से दोस्ती करके ऑक्साइड बना लेती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, ores mined from the earth contain impurities like sand, soil, etc. What are they called? मतलब कि खदानों से निकाले गए अयस्क में जो रेत, मिट्टी जैसी अशुद्धियां होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शंस: ए, अयस्क, बी, गैंग, सी, फ्लक्स और डी, स्लैग। सही जवाब है ऑप्शन बी, गैंग। अयस्क के साथ जो भी फालतू की चीजें होती हैं, जैसे रेत, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, उन सबको गैंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल फ्रॉम ओर्स कॉल्ड? मतलब अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने का जो पूरा क्रम है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं: ए, यशद लेपन, बी, धातुकर्म, सी, एनोडीकरण और डी, आसवन। तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं ऑप्शन बी, धातुकर्म, मेटलर्जी। अयस्क से गैंग हटाने से लेकर धातु निकालने और फिर उसे शुद्ध करने तक का ये जो पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है, वो धातुकर्म कहलाता है। दोस्तों 10 सवाल हो गए हैं। अगर सवाल पसंद आ रहे हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल करते रहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 91, हाउ कैन द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज बी कन्वर्टेड टू मेटल? मतलब जो कम रिएक्टिव धातुएं हैं, उनके ऑक्साइड को धातु में कैसे बदला जा सकता है? ऑप्शंस: ए, केवल गर्म करके, बी, विद्युत अपघटन से, सी, एल्यूमिनियम के साथ, डी, पानी में धोकर। सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल गर्म करके। बस गर्म करने से? हाँ, बस जैसा हमने कहा, ये बहुत कम रिएक्टिव होती हैं। इनके ऑक्साइड में ऑक्सीजन बहुत कमजोर बंधन से जुड़ी होती है। बस थोड़ा सा गर्म करने पर ही ऑक्सीजन भाग जाती है और शुद्ध धातु मिल जाती है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 92, सिनेबार इज एन ओर ऑफ विच मेटल? मतलब सिनेबार किस धातु का अयस्क है? ऑप्शंस: ए, कॉपर, बी, पारद या मरकरी, सी, जिंक, डी, लेड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पारद, मर्क्यूरी, Hg। सिनाबार, जिसे हिंगुल भी कहते हैं, वो मर्क्यूरी यानी पारे का सबसे मुख्य अयस्क है। अच्छा, तो फिर इसका फॉर्मूला क्या है? क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सिनेबा? ऑप्शंस हैं: ए, HgO, बी, HgS, सी, HgCl2, डी, HgCO3। सही जवाब है ऑप्शन बी, HgS। सिनाबार असल में मर्क्यूरी सल्फाइड होता है, मतलब मर्क्यूरी और सल्फर का कंपाउंड, इसलिए इसका फॉर्मूला HgS है। क्वेश्चन नंबर 94, व्हेन सिनेबार HgS इज हीटेड इन एयर, व्हाट डज इट फर्स्ट कन्वर्ट इनटू? मतलब सिनाबार को हवा में गर्म करने पर यह पहले किस में बदलता है? ऑप्शंस: ए, मर्क्यूरी, बी, मर्क्यूरी टू ऑक्साइड HgO, सी, सल्फर, डी, मर्क्यूरी सल्फेट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मर्क्यूरी टू ऑक्साइड HgO। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। जब किसी सल्फाइड अयस्क को हवा की मौजूदगी में गर्म करते हैं तो वो पहले ऑक्साइड में बदलता है। एक हरियाणवी दोस्त का कमेंट आया है, मास्टर जी, यह सिनाबार विनाबार की टेम पे याद ना आवे, पेपर में तो बस यही याद रहेगा कि रेल की सीट मिल जावे बस। अरे यही सिनाबार और अयस्क का आपको रेल की सीट तक पहुंचाएंगे, चिंता मत करो। क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट इज ऑब्टेन्ड व्हेन मर्क्यूरी ऑक्साइड HgO इज हीटेड फर्दर? मतलब मर्क्यूरी ऑक्साइड को और अधिक गर्म करने पर क्या मिलता है? ऑप्शंस: ए, ऑक्सीजन, बी, मर्क्यूरी Hg धातु, सी, मर्क्यूरी वाष्प, डी, कोई परिवर्तन नहीं।
सही जवाब है ऑप्शन बी, मर्क्यूरी Hg धातु। जैसा हमने पहले भी देखा था, मर्क्यूरी कम रिएक्टिव है, तो जब इसके ऑक्साइड को और गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन अलग हो जाती है और हमें शुद्ध मर्क्यूरी मिल जाती है। Okay. Question number 96. How is copper obtained from copper glans Cu2SO? मतलब कॉपर ग्लांस अयस्क से तांबा कैसे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शंस: ए विद्युत अपघटन द्वारा, बी वायु में गर्म करके, सी कार्बन के साथ अपचयन द्वारा, डी विस्थापन द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वायु में गर्म करके। कॉपर के लिए भी लगभग वही प्रोसेस है जो मर्क्यूरी के लिए था। कॉपर ग्लांस को भी हवा में गर्म करके पहले कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं और फिर शुद्ध कॉपर निकाल लेते हैं। Question number 97. From which is it easier to obtain a metal compared to its sulfide or carbonate? मतलब सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को किससे प्राप्त करना ज्यादा आसान है? ऑप्शंस: ए उसके ऑक्साइड से, बी उसके क्लोराइड से, सी उसके नाइट्रेट से, डी उसके सल्फेट से। सही जवाब है ऑप्शन ए, उसके ऑक्साइड से। अच्छा, ऑक्साइड से निकालना आसान है। हाँ, ये मेटलर्जी का गोल्डन रूल है। किसी भी धातु को उसके ऑक्साइड से निकालना, मतलब उसका रिडक्शन करना, सल्फाइड या कार्बोनेट से निकालने से कहीं ज्यादा आसान होता है। Question number 98. The process of converting sulfide ore into oxide by heating strongly in the presence of excess air is. मतलब सल्फाइड अयस्क को बहुत ज्यादा हवा में तेजी से गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया क्या है? ऑप्शंस: ए निस्तापन, बी भर्जन रोस्टिंग, सी अपचयन, डी शोधन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भर्जन रोस्टिंग। इसे ऐसे याद रखें, सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड बनाने के लिए बाहर से ऑक्सीजन देनी पड़ती है, मतलब एक्सेस एयर चाहिए। इस प्रोसेस को भर्जन या रोस्टिंग कहते हैं। तो फिर कार्बोनेट के लिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 99. The process of converting carbonate ore into oxide by heating strongly in limited air is. मतलब कार्बोनेट अयस्क को सीमित हवा में गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया क्या है? ऑप्शंस: ए भर्जन, बी निस्तापन, कैल्सिनेशन, सी ऑक्सीकरण, डी विद्युत अपघटन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, निस्तापन, कैल्सिनेशन। कार्बोनेट अयस्क में ऑक्सीजन पहले से ही होती है, हमें बस उसे गर्म करके तोड़ना है, इसलिए यहाँ लिमिटेड या नो एयर चाहिए। इस प्रोसेस को निस्तापन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 100. Which process is suitable for zinc sulfide, ZnS? मतलब जिंक सल्फाइड के लिए कौन सी प्रक्रिया सही है? ऑप्शंस: ए निस्तापन, बी भर्जन, सी आसवन, डी क्रोमेटोग्राफी। सही जवाब है ऑप्शन बी, भर्जन। आसान है ये तो। बहुत आसान। नाम में ही सल्फाइड है तो इसके लिए हवा वाला प्रोसेस यानी भर्जन ही इस्तेमाल होगा। 100 सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया? जल्दी से कर दीजिए ताकि ऐसी ही मैराथन क्लास आपको लगातार मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 101. Which process is suitable for zinc carbonate, ZnCO3? मतलब जिंक कार्बोनेट के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयुक्त है? ऑप्शंस: ए निस्तापन, बी भर्जन, सी विद्युत लेपन, डी गैल्वेनीकरण। सही जवाब है ऑप्शन ए, निस्तापन। और यहाँ नाम में कार्बोनेट है तो इसके लिए बिना हवा वाला प्रोसेस मतलब निस्तापन ही सही प्रक्रिया है। एक मजेदार हिंदी कमेंट है, मैम निस्तापन और भर्जन में इतना कंफ्यूजन है कि चाय बनाने के लिए पानी गैस पर रखता हूँ तो लगता है निस्तापन कर रहा हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। चाय बनाते वक्त पानी से हवा निकलती है तो वो एक तरह का निस्तापन ही हुआ। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 102. Which gas is mainly evolved during roasting? मतलब भर्जन के दौरान मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शंस: ए CO2, बी SO2, सी O2, डी H2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, SO2। देखिए, भर्जन होता है सल्फाइड अयस्कों का और हवा की ऑक्सीजन O2 से रिएक्ट करते हैं तो सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। तो फिर निस्तापन में कौन सी गैस निकलती है? क्वेश्चन नंबर 103. Which gas is mainly evolved during calcination? ऑप्शंस हैं: ए CO2, बी SO2, सी
NO2, D, Cl2। इसका जवाब है ऑप्शन ए CO2। निस्तापन होता है कार्बोनेट अयस्कों का। जब कार्बोनेट को गर्म करके तोड़ा जाता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बाहर निकलती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104। Which reducing agent is used to obtain metal from metal oxide? मतलब धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने के लिए किस अपचायक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस ए ऑक्सीजन, बी कार्बन, कोक, सी सल्फर, डी नाइट्रोजन। सही जवाब है ऑप्शन बी कार्बन कोक। अब हमारे पास मेटल ऑक्साइड है, उससे ऑक्सीजन छीनने के लिए एक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए और कार्बन कोक के रूप में एक बहुत अच्छा और सस्ता अपचायक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 105। इन द इक्वेशन ZNO plus C goes to Zn plus CO, what is being reduced? मतलब इस समीकरण में किसका अपचयन हो रहा है? ऑप्शंस ए कार्बन का, बी जिंक ऑक्साइड ZNO का, सी जिंक का, डी कार्बन मोनोऑक्साइड का। सही जवाब है ऑप्शन बी जिंक ऑक्साइड ZNO का। अच्छा, ZNO का। हाँ, अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का हटना। इस रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है, इसलिए ZNO का अपचयन हो रहा है। Question number 106. Highly reactive metals like Na, Ca, Al can act as, मतलब जो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील धातुएं हैं वो किस रूप में काम कर सकती हैं? ऑप्शंस ए ऑक्सीकारक, बी अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट्स, सी उत्प्रेरक, डी विलायक। सही जवाब है ऑप्शन बी अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये जो ज्यादा रिएक्टिव धातुएं हैं ना, ये कम रिएक्टिव धातुओं को उनके कंपाउंड से धक्का मारकर बाहर निकाल देती हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ बिल्कुल, तो ये अच्छे अपचायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 107. Which metal is used to obtain manganese from manganese dioxide MnO2? मतलब मैंगनीज डाइऑक्साइड से मैंगनीज प्राप्त करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस ए कॉपर, बी एल्यूमिनियम चूर्ण, सी आयरन, डी लेड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एल्यूमिनियम चूर्ण। रिएक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम मैंगनीज से ऊपर आता है, ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो मैंगनीज डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन छीन सकता है। Question number 108. Displacement reactions where metal is obtained in a molten state are, मतलब वो विस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें धातु पिघली हुई अवस्था में मिलती हैं वो कैसी होती हैं? ऑप्शंस ए ऊष्माशोषी, बी अत्यधिक ऊष्माक्षेपी हाईली एक्सोथर्मिक, सी उदासीन, डी धीमी। सही जवाब है ऑप्शन बी अत्यधिक ऊष्माक्षेपी हाईली एक्सोथर्मिक। जब एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड से ऑक्सीजन छीनता है तो इस लड़ाई में इतनी ज्यादा गर्मी निकलती है कि बनने वाला लोहा पिघल जाता है। अच्छा, हाँ, ऐसी रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक कहते हैं। एक पंजाबी दोस्त ने लिखा है, ओ पाजी इन्ना ऊष्माक्षेपी रिएक्शन तो मेरे दिमाग ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਵੀ ਪੜੋਸ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ तो हो गया सिलेक्शन। बिल्कुल सही, वो भी एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है। दिमाग पिघल जाता है। बिल्कुल। तो इसी से जुड़ा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 109. Which reaction is used to join railway tracks? मतलब रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए किस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस ए एनोडीकरण, बी थर्मिट अभिक्रिया, सी यशदलेपन, डी भर्जन। सही जवाब है ऑप्शन बी थर्मिट अभिक्रिया, थर्मिट रिएक्शन। ये वही एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इससे जो पिघला हुआ लोहा बनता है उसी से टूटी हुई रेल की पटरियों को वेल्ड किया जाता है। और इसमें होता क्या है? क्वेश्चन नंबर 110. What is mixed with iron 3 oxide Fe2O3 in the thermit reaction? मतलब थर्मिट अभिक्रिया में आयरन ऑक्साइड के साथ क्या मिलाया जाता है? ऑप्शंस ए कार्बन, बी एल्यूमिनियम, सी जिंक और डी कॉपर। सही जवाब है ऑप्शन बी एल्यूमिनियम। थर्मिट अभिक्रिया बेसिकली आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम पाउडर के बीच का रिएक्शन है। चलिए दोस्तों, जोश बनाए रखिए। हम 110 सवाल पर पहुंच गए हैं। अपने जवाब कमेंट्स में देते रहिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हाँ बिल्कुल। Question number 111. By which method are the metals at the top of the activity series NaMgAl extracted? मतलब जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव धातुएं हैं उनका निष्कर्षण किस विधि से होता है? ऑप्शंस ए कार्बन के साथ गर्म करके,
बी विद्युत अपघटनी अपचयन, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, सी भर्जन, डी निस्तापन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्युत अपघटनी अपचयन, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ये धातुएं इतनी ज्यादा रिएक्टिव है कि कार्बन भी इनसे ऑक्सीजन नहीं छीन सकता। इन्हें अलग करने के लिए बिजली का झटका यानी इलेक्ट्रोलिसिस का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 112। Why can't carbon reduce the oxides of sodium और मैग्नीशियम? मतलब कार्बन सोडियम या मैग्नीशियम के ऑक्साइड का अपचयन क्यों नहीं कर सकता? ऑप्शंस: ए, कार्बन कम अभिक्रियाशील है, बी, इन धातुओं की ऑक्सीजन के प्रति बंधुता कार्बन से अधिक है, सी, कार्बन महंगा है, डी, ये धातुएं ऑक्साइड नहीं बनाती। सही जवाब है ऑप्शन बी, इन धातुओं की ऑक्सीजन के प्रति बंधुता कार्बन से अधिक है। मतलब बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। हाँ, सीधी सी बात है, इन धातुओं का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बहुत मजबूत होता है। कार्बन में इतनी हिम्मत नहीं कि वो इनसे ऑक्सीजन छीन सके। क्वेश्चन नंबर 113। इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, वेयर इज द मेटल सोडियम डिपॉजिटेड? मतलब सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन में धातु यानी सोडियम कहाँ जमा होती है? ऑप्शंस: ए, एनोड पर, बी, कैथोड पर, सी, विलयन के बीच में, डी, ऊपर तैरती है। सही जवाब है ऑप्शन बी, कैथोड पर। एक सिंपल सा नियम याद रखिए, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। धातु के आयन पॉजिटिव होते हैं तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड की तरफ जाते हैं। Question number 114. Where is chlorine gas liberated during the electrolysis of sodium chloride? मतलब क्लोरीन गैस कहाँ मुक्त होती है? ऑप्शंस: ए, कैथोड पर, बी, एनोड पर, सी, तली में, डी, विलयन में। सही जवाब है ऑप्शन बी, एनोड पर। उसी नियम के हिसाब से क्लोराइड आयन नेगेटिव होते हैं तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड की तरफ जाते हैं और वहां क्लोरीन गैस बनकर उड़ जाते हैं। एक और हरियाणवी कमेंट: गुरुजी, यो एनोड कैथोड तो समझ आ गया, पर असली एनोड पंख तो हमारे दिमाग में जमा हो रहा है। मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से ये एनोड पंख भी साफ हो जाएगा, टेंशन मत लो। क्वेश्चन नंबर 115। What is the most common method for refining impure metals? मतलब अशुद्ध धातुओं को शुद्ध करने की सबसे प्रचलित विधि कौन सी है? ऑप्शंस: ए, धोना, बी, विद्युत अपघटनीय परिष्करण, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, सी, आसवन, डी, चुंबकीय पृथक्करण। सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्युत अपघटनीय परिष्करण, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। जब हमें बिल्कुल 99.9% शुद्ध धातु चाहिए होती है तो सबसे बेस्ट और सबसे कॉमन तरीका यही है। अच्छा, तो इसमें एनोड किसका बना होता है? क्वेश्चन नंबर 116। इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, द एनोड इज मेड ऑफ। ऑप्शंस हैं: ए, शुद्ध कॉपर का, बी, अशुद्ध कॉपर का, सी, कार्बन का, डी, एल्यूमिनियम का। सही जवाब है ऑप्शन बी, अशुद्ध कॉपर, इम्प्योर कॉपर का। हमेशा याद रखिए, जिसे शुद्ध करना है यानी जो अशुद्ध धातु है उसकी मोटी छड़ को एनोड बनाया जाता है। तो फिर कैथोड। क्वेश्चन नंबर 117। इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, द कैथोड इज मेड ऑफ। ऑप्शंस हैं: ए, अशुद्ध कॉपर का, बी, शुद्ध कॉपर की पतली पट्टी का, सी, ग्रेफाइट का, डी, सोने का। सही जवाब है ऑप्शन बी, शुद्ध कॉपर की पतली पट्टी का। और कैथोड हमेशा उसी धातु की एक पतली शुद्ध पट्टी का बनाया जाता है। और शुद्ध धातु जमा कहाँ होती है? क्वेश्चन नंबर 118। Where is the pure metal deposited during electrolytic refining? ऑप्शंस: ए, एनोड पर, बी, कैथोड पर, सी, एनोड के नीचे, डी, विलयन में। सही जवाब है ऑप्शन बी, कैथोड पर। प्रोसेस ये है, अशुद्ध एनोड से कॉपर आयन घोल में आते हैं और फिर घोल से शुद्ध कॉपर बनकर कैथोड पर चिपक जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 119। What are the insoluble impurities that settle down below the anode called? मतलब एनोड के नीचे जमा होने वाली अघुलनशील अशुद्धियों को क्या कहते हैं? ऑप्शंस: ए, गैंग, बी, एनोड पंक, एनोड मड, सी, कैथोड पंक, डी, स्लैग। सही जवाब है ऑप्शन बी, एनोड पंख। एनोड मड। अशुद्ध एनोड में से जब शुद्ध कॉपर निकल जाता है तो बाकी बची हुई अशुद्धियां कीचड़ के रूप में नीचे जमा हो जाती हैं। इसी को एनोड मड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 120। What is the electrolyte in the refining of copper?
मतलब कॉपर के परिष्करण में विद्युत अपघट्य क्या होता है? ऑप्शंस: ए अम्लीय कॉपर सल्फेट का विलयन, बी सोडियम क्लोराइड, सी आसुत जल, डी कॉपर ऑक्साइड पेस्ट। सही जवाब है ऑप्शन ए, अम्लीय कॉपर सल्फेट का विलयन। इलेक्ट्रोलाइट हमेशा उसी धातु का एक घुलनशील नमक होता है जिसे हम शुद्ध कर रहे हैं। कॉपर के लिए कॉपर सल्फेट का घोल बेस्ट है। बहुत बढ़िया, आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, और याद रखिए इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो उसे ज्वाइन करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 121, व्हाई डू सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक इन एयर? मतलब चांदी की वस्तुएं हवा में काली क्यों पड़ जाती हैं? ऑप्शंस: ए धूल के कारण, बी सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनने के कारण, सी ऑक्सीजन के साथ सिल्वर ऑक्साइड बनने के कारण, डी कार्बन के कारण। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड Ag2S बनने के कारण। चांदी ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करती, लेकिन हवा में मौजूद सल्फर के कंपाउंड से कर लेती है, जिससे सिल्वर सल्फाइड की एक काली परत बन जाती है। और कॉपर का क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 122, व्हाट कलर डज कॉपर अक्वायर व्हेन इट रिएक्ट्स विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर? मतलब कॉपर हवा में नमी और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कौन सा रंग ले लेता है? ऑप्शंस: ए काला, बी हरा ग्रीन, सी लाल, डी नीला। सही जवाब है ऑप्शन बी, हरा ग्रीन। आपने पुराने तांबे के बर्तनों पर एक हरी परत देखी होगी, वो इसी रिएक्शन के कारण बनती है। एक भोजपुरी दर्शक का दर्द भरा कमेंट है, मैडम जी हमार लोहा वाला गेट तो बिना पानी के ही जंग खा रहल बा, हमार किस्मत के तरह। आपकी किस्मत पर तो नहीं, पर लोहे की गेट पर जंग हवा की नमी से ही लग रहा होगा। किस्मत को मत कोसिए, मेहनत कीजिए। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 123, व्हाट इज द ग्रीन लेयर दैट फॉर्म्स ऑन कॉपर मेड ऑफ? मतलब कॉपर पर चढ़ने वाली हरी परत किस पदार्थ की होती है? ऑप्शंस: ए कॉपर सल्फेट, बी बेसिक कॉपर कार्बोनेट, सी कॉपर ऑक्साइड, डी कॉपर नाइट्रेट। सही जवाब है ऑप्शन बी, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। यह हरी परत असल में कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होती है। क्वेश्चन नंबर 124, व्हाट इज द ब्राउनिश लेयर दैट फॉर्म्स ऑन आयरन कॉल्ड? मतलब लोहे पर लगने वाली भूरे रंग की परत को क्या कहते हैं? ऑप्शंस: ए पेंट, बी जंग रस्ट, सी धूल, डी वार्निश। सही जवाब है ऑप्शन बी, जंग रस्ट। ये तो हम सब जानते हैं, लोहे पर हवा और नमी की वजह से लगने वाली भूरी पपड़ीदार परत को जंग कहते हैं। और जंग के लिए क्या जरूरी है? क्वेश्चन नंबर 125, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन? ऑप्शंस: ए केवल वायु, बी केवल पानी, सी आर्द्र वायु हवा और पानी दोनों, डी निर्वात। सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्द्र वायु हवा और पानी दोनों। जंग लगने के लिए दो दुश्मन जरूरी हैं, ऑक्सीजन और नमी। दोनों में से एक भी गायब हो तो जंग नहीं लगेगा। Question number 126. Why does a nail placed in a test tube with boiled water and a layer of oil not rust? मतलब उबले पानी और तेल की परत वाली टेस्ट ट्यूब में रखी कील को जंग क्यों नहीं लगता? ऑप्शंस: ए तेल पानी को गर्म रखता है, बी तेल हवा को पानी में घुलने से रोकता है, सी उबला पानी शुद्ध होता है, डी कील प्लास्टिक की होती है। सही जवाब है ऑप्शन बी, तेल हवा को पानी में घुलने से रोकता है। पानी को उबालने से उसमें घुली सारी ऑक्सीजन निकल जाती है और ऊपर तेल की परत हवा को वापस आने से रोकती है। ऑक्सीजन नहीं तो जंग नहीं। क्वेश्चन नंबर 127. Which substance is used to absorb moisture in a test tube with dry air? मतलब सूखी हवा वाली टेस्ट ट्यूब में नमी सोखने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? ऑप्शंस: ए नमक, बी निर्जल कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, सी सोडियम कार्बोनेट, डी पोटेशियम क्लोराइड। सही जवाब है ऑप्शन बी, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। ये एक बहुत अच्छा ड्राइंग एजेंट है। ये हवा की सारी नमी को सोख लेता है। अब हवा तो है लेकिन नमी नहीं, इसलिए जंग नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 128. What is the process of coating iron with a layer of zinc to prevent rusting called? मतलब लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? ऑप्शंस:
ए एनोडीकरण, बी यशद लेपन गैल्वेनीकरण, सी क्रोम प्लेटिंग, डी मिश्र धातु बनाना। सही जवाब है ऑप्शन बी, यशद लेपन गैल्वेनीकरण। लोहे पर जिंक की एक पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। और अगर ये परत हट जाए तो? क्वेश्चन नंबर 129, व्हाट हैपेंस इफ द जिंक लेयर इज रिमूव्ड फ्रॉम अ गैल्वेनाइज्ड ऑब्जेक्ट? ऑप्शंस: ए वस्तु को तुरंत जंग लग जाएगा, बी वस्तु जंग से सुरक्षित रहेगी, सी वस्तु टूट जाएगी, और डी वस्तु काली पड़ जाएगी। सही जवाब है ऑप्शन बी, वस्तु जंग से सुरक्षित रहेगी। अरे वाह, ये कैसे? ये बहुत दिलचस्प है। जिंक लोहे से ज्यादा रिएक्टिव है। अगर परत पर खरोंच आ भी जाए तो जिंक खुद को कुर्बान कर देगा और लोहे को बचा लेगा। इसे सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन कहते हैं। एक हिंदी कमेंट है, सर इतना गैल्वेनीकरण पढ़ने के बाद अब तो सपने में भी खुद पर जस्ते की परत चढ़ाते हुए देखता हूँ। ये तो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन की अल्टीमेट स्टेज है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 130, व्हाई इज प्योर आयरन नॉट यूज्ड? मतलब शुद्ध लोहा उपयोग में क्यों नहीं लाया जाता? ऑप्शंस: ए ये महंगा है, बी ये बहुत नरम होता है और गर्म करने पर खिंच जाता है, सी ये भंगुर है, और डी ये विषैला है। सही जवाब है ऑप्शन बी, ये बहुत नरम होता है और गर्म करने पर खिंच जाता है। 100% शुद्ध लोहा इतना मुलायम होता है कि उससे मजबूत औजार या बिल्डिंग बनाना नामुमकिन है। दोस्तों, हम अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं। अपना पूरा ध्यान बनाए रखें और हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करें। बिल्कुल, बस कुछ ही सवाल बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 131, व्हाट इज एडेड टू आयरन टू मेक इट हार्ड एंड स्ट्रांग? मतलब लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ऑप्शंस: ए 0.05% कार्बन, बी तांबा, सी सल्फर, डी मिट्टी। सही जवाब है ऑप्शन ए, 0.05% कार्बन। बस जरा सी मात्रा में कार्बन मिलाने से लोहे के गुण पूरी तरह बदल जाते हैं। वो बहुत कठोर और मजबूत बन जाता है, जिसे हम स्टील कहते हैं। और स्टेनलेस स्टील के लिए? क्वेश्चन नंबर 132, व्हाट इज मिक्स्ड विद आयरन टू मेक स्टेनलेस स्टील? ऑप्शंस: ए तांबा और जस्ता, बी निकेल और क्रोमियम, सी एल्यूमिनियम, डी मैग्नीशियम। सही जवाब है ऑप्शन बी, निकेल और क्रोमियम। जब हम लोहे में कार्बन के साथ साथ थोड़ा निकेल और क्रोमियम भी मिला देते हैं तो हमें मिलता है स्टेनलेस स्टील, जिस पे जंग नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 133, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेनलेस स्टील? मतलब स्टेनलेस स्टील की विशेषता क्या है? ऑप्शंस: ए यह नरम होता है, बी यह कठोर होता है और इसमें जंग नहीं लगता, सी यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, डी यह पीला दिखता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, यह कठोर होता है और इसमें जंग नहीं लगता। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। क्वेश्चन नंबर 134, व्हाट इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स कॉल्ड? मतलब 2 या अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? ऑप्शंस: ए यौगिक, बी मिश्र धातु एलॉय, सी कोलाइड, डी निलंबन। सही जवाब है ऑप्शन बी, मिश्र धातु एलॉय। जब 2 या ज्यादा धातुओं या एक धातु और एक आधातु को पिघलाकर एक समांगी मिश्रण बनाया जाता है तो उसे मिश्र धातु या एलॉय कहते हैं। और ये कैसे बनाते हैं? क्वेश्चन नंबर 135, इन व्हाट स्टेट आर मेटल्स मिक्स टू फॉर्म एन एलॉय? ऑप्शंस: ए ठोस, बी गलित, सी वाष्प, डी चूर्ण। सही जवाब है ऑप्शन बी, गलित मोल्टन। मिश्र धातु बनाने के लिए पहले मुख्य धातु को पिघलाया जाता है और फिर बाकी तत्वों को उसमें घोल दिया जाता है। अब सोने पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, हाउ मेनी कैरेट्स इज प्योर गोल्ड? मतलब शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ऑप्शंस: ए 22 कैरेट, बी 24 कैरेट, सी 20 कैरेट, डी 18 कैरेट। सही जवाब है ऑप्शन बी, 24 कैरेट। 100% शुद्ध सोने को 24 कैरेट सोना माना जाता है। एक पंजाबी कमेंट आया है, 24 कैरेट सोना नरम हुंदा है ते 24 घंटे पढ़ाई करके सादा दिमाग भी नरम हो गया है। दिमाग को स्टील जैसा मजबूत बनाइए, सोने जैसा नरम नहीं। मेहनत करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 137, व्हाई इज 24 कैरेट गोल्ड नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी? मतलब 24 कैरेट सोना आभूषण बनाने के लिए क्यों उपयुक्त नहीं है? ऑप्शंस: ए ये बहुत नरम होता है, बी
ये बहुत कठोर होता है। सी, ये चमकता नहीं है। डी, ये काला पड़ जाता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, यह बहुत नरम होता है। 24 कैरेट सोना इतना नरम होता है कि अगर उससे गहने बनाए जाएं तो वो बहुत आसानी से मुड़ जाएंगे। तो उसे कठोर कैसे बनाते हैं? क्वेश्चन नंबर 138। व्हाट इज मिक्स विद गोल्ड टू मेक इट हार्ड? ऑप्शंस हैं ए, लोहा, बी, तांबा या चांदी, सी, एल्यूमिनियम, डी, जस्ता। सही जवाब है ऑप्शन बी, तांबा या चांदी। सोने को थोड़ी मजबूती देने के लिए उसमें अक्सर थोड़ी मात्रा में तांबा या चांदी मिलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 139। What kind of gold is commonly used for making jewelry in India? मतलब भारत में आभूषण बनाने के लिए सामान्यतः किस सोने का उपयोग होता है? ऑप्शंस ए 24 कैरेट, बी 22 कैरेट, सी 18 कैरेट, डी 10 कैरेट। सही जवाब है ऑप्शन बी, 22 कैरेट। भारत में आमतौर पर 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल होता है, जिस पर 916 हॉलमार्क लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 141। व्हाट डज 22 कैरेट गोल्ड मीन? मतलब 22 कैरेट सोने का क्या अर्थ है? ऑप्शंस ए 22 भाग सोना और 2 भाग तांबा चांदी, बी 22 भाग तांबा और 2 भाग सोना, सी 100% शुद्ध सोना, डी 22 प्रकार की धातुएं। सही जवाब है ऑप्शन ए, 22 भाग सोना और 2 भाग तांबा चांदी। इसका मतलब है कि कुल 24 भागों में से 22 भाग शुद्ध सोना है और बाकी 2 भाग कोई और धातु है। शानदार। सिर्फ 20 सवाल और बचे हैं। हाँ, और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स इस मैराथन का फायदा उठा सकें। क्वेश्चन नंबर 141। इफ वन ऑफ द मेटल्स इन एन एलॉय इज मर्क्यूरी, व्हाट इज इट कॉल्ड? मतलब यदि किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद या मरकरी हो तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस ए सोल्डर, बी अमालगम अमालगम, सी स्टेनलेस स्टील, डी पीतल। सही जवाब है ऑप्शन बी, अमलगम। मरकरी की किसी भी दूसरी धातु के साथ बनी मिश्र धातु को एक स्पेशल नाम दिया गया है, अमलगम। क्वेश्चन नंबर 142। हाउ इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एन एलॉय कंपेयर टू अ प्योर मेटल? मतलब मिश्र धातु की विद्युत चालकता शुद्ध धातु की तुलना में कैसी होती है? ऑप्शंस ए अधिक, बी कम, सी समान, डी बहुत अधिक। सही जवाब है ऑप्शन बी, कम। ये एक महत्वपूर्ण गुण है। मिश्र धातु बनाने से उसकी विद्युत चालकता और गलनांक दोनों ही शुद्ध धातुओं से कम हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 143। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, मतलब पीतल किसकी मिश्र धातु है? ऑप्शंस ए तांबा और टिन, बी तांबा और जस्ता Cu+Zn, सीसा और टिन, डी लोहा और निकल। सही जवाब है ऑप्शन बी, तांबा और जस्ता Cu+Zn। इसे याद रखने की एक बहुत अच्छी ट्रिक है, पिताजी। पिताजी? हाँ, पे से पिताजी, ता से तांबा, जी से जिंक। पिताजी वाली ट्रिक तो शानदार है। इसी पर एक कमेंट है, सर जी पीतल और कांसा में उतने कंफ्यूजन बा जितना आगे की पढ़ाई करें कि पकोड़े का ठेला लगा ले में बा। अरे नहीं, कंफ्यूजन दूर कीजिए, पिताजी याद रखिए, पीतल क्लियर हो जाएगा। तो फिर कांसा? क्वेश्चन नंबर 144। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ। ऑप्शंस ए तांबा और जस्ता, बी तांबा और टिन Cu+Sn, सी एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, डी जिंक और लेड। सही जवाब है ऑप्शन बी, तांबा और टिन Cu+Sn। पीतल में तांबे के साथ जिंक था, जबकि कांसे में तांबे के साथ टिन होता है। क्वेश्चन नंबर 145। सोल्डर इज एन अलॉय ऑफ, मतलब सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? ऑप्शंस ए सीसा और टिन Pb+Sn, बी तांबा और जस्ता, सी तांबा और टिन, डी लोहा और कार्बन। सही जवाब है ऑप्शन ए, सीसा और टिन Pb+Sn। सोल्डर, जिसे टांका भी कहते हैं, वो लेड और टिन का मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 146। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोल्डर? मतलब सोल्डर का गलनांक कैसा होता है? ऑप्शंस ए उच्च, बी कम, सी बहुत उच्च, डी मध्यम। सही जवाब है ऑप्शन बी, कम। जैसा हमने पहले पढ़ा, मिश्र धातु का गलनांक कम होता है। सोल्डर का गलनांक लेड और टिन दोनों से कम होता है। और इसका इस्तेमाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 147। व्हाट इज सोल्डर यूज्ड फॉर? ऑप्शंस ए गहने बनाने में, बी विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए,
सी बर्तन बनाने में, डी मशीन बनाने में। सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए। इसके कम गलनांक की वजह से ही इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में तारों को जोड़ने के लिए होता है। Question number 148. Approximately how old is the iron pillar located near Qutub Minar in Delhi? मतलब दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ लगभग कितने साल पुराना है? ऑप्शंस ए 100 साल, बी 1600 साल से अधिक, सी 500 साल, डी 50 साल। सही जवाब है ऑप्शन बी, 1600 साल से अधिक। यह प्राचीन भारतीय धातु विज्ञान का एक जीता जागता सबूत है। क्वेश्चन नंबर 149. What is the weight of the iron pillar? मतलब लौह स्तंभ का वजन कितना है? ऑप्शंस ए 1 टन, बी 6 टन, सी 10 टन, डी 100 किलो। सही जवाब है ऑप्शन बी, 6 टन, 6000 किलोग्राम। ये लगभग 6000 किलोग्राम का है। Question number 150. What special property did ancient Indian metallurgists develop in the iron pillar? मतलब प्राचीन भारतीय धातु कर्मियों ने लौह स्तंभ में क्या विशेष गुण विकसित किया था? ऑप्शंस ए यह सोने जैसा चमकता है, बी इसमें जंग नहीं लगता, सी ये पारदर्शी है, डी ये बहुत हल्का है। सही जवाब है ऑप्शन बी, इसमें जंग नहीं लगता, रस्ट रेजिस्टेंस। ये इसकी सबसे बड़ी और आश्चर्यजनक बात है। 1600 साल से धूप, बारिश सब सहने के बाद भी इस पर आज तक जंग नहीं लगा है। आखिरी 10 सवाल, कमर कस लीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब बटन दबाना याद है ना? एक दोस्त ने लौह स्तंभ पर ही कमेंट किया है, 1600 साल तय लोहे के खंभे पे जंग ना लाग गए और मारी साइकिल तो 16 दिन में गड़ गई। आपकी साइकिल में वो प्राचीन भारतीय तकनीक नहीं है ना? क्वेश्चन नंबर 151. Why are food cans coated with tin instead of zinc? मतलब खाने के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप क्यों होता है? ऑप्शंस ए टिन महंगा है, बी जिंक टिन की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है, सी जिंक का गलनांक अधिक है, डी टिन अधिक अभिक्रियाशील है। सही जवाब है ऑप्शन बी, जिंक टिन की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है और वो खाने में मौजूद एसिड से क्रिया करके खाने को जहरीला बना सकता है। टिन कम रिएक्टिव है, इसलिए सुरक्षित है। Question number 152. Which property is important to chemically differentiate between metals and non-metals? मतलब धातु और अधातु में रासायनिक रूप से अंतर करने के लिए कौन सा गुण महत्वपूर्ण है? ऑप्शंस ए चमक, बी ऑक्साइड की प्रकृति, सी कठोरता, डी अवस्था। सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑक्साइड की प्रकृति, अम्लीय क्षारीय। ये एक बहुत बड़ा केमिकल अंतर है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। Question number 153. What is the general nature of non-metal oxides? मतलब अधातु ऑक्साइड सामान्यतः किस प्रकृति के होते हैं? ऑप्शंस ए क्षारीय, बी अम्लीय, सी उदासीन, डी बी और सी दोनों। सही जवाब है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। ज्यादातर अधातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, जैसे CO2, SO2, लेकिन कुछ न्यूट्रल यानी उदासीन भी होते हैं, जैसे पानी या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑप्शन डी सबसे सटीक है। Question number 154. A person put a gold bangle in aquaresia. What was the effect on the bangle? मतलब एक व्यक्ति ने सोने के कंगन को एक्वारेजिया में डाला। इससे कंगन पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शंस ए कंगन काला हो गया, बी कंगन का वजन बहुत कम हो गया, सी कंगन टूट गया, डी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सही जवाब है ऑप्शन बी, कंगन का वजन बहुत कम हो गया। एक्वारेजिया मतलब अम्लराज सोना और प्लैटिनम जैसी धातुओं को भी घोल सकता है, तो कंगन की ऊपरी परत घुलकर विलयन में चली गई, जिससे उसका वजन कम हो गया। क्वेश्चन नंबर 155. कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स बट स्टील इज नॉट, बिकॉज मतलब कॉपर का उपयोग गर्म पानी के टैंक बनाने में होता है लेकिन स्टील का नहीं, क्यों? ऑप्शंस ए कॉपर सस्ता है, बी कॉपर ऊष्मा का सुचालक है और गर्म पानी से अभिक्रिया नहीं करता,
सी, स्टील जल्दी पिघल जाता है। डी, कॉपर हल्का है। सही जवाब है ऑप्शन बी, कॉपर ऊष्मा का सुचालक है और गर्म पानी भाप से अभिक्रिया नहीं करता। 2 कारण है। पहला, कॉपर गर्मी का अच्छा सुचालक है। दूसरा, वो गर्म पानी से रिएक्ट नहीं करता, जबकि स्टील कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 156. Aluminium is highly reactive, yet it is used to make cooking utensils. Because मतलब एल्यूमिनियम बहुत अभिक्रियाशील है, फिर भी इसका उपयोग बर्तन बनाने में होता है। क्यों? ऑप्शंस: ए, ये ऊष्मा का अच्छा चालक है। बी, ये सस्ता है। सी, ये चमकदार है। डी, ये भारी है। सही जवाब है ऑप्शन ए, ये ऊष्मा का अच्छा चालक है। बर्तन बनाने के लिए सबसे ज़रूरी गुण है कि वो गर्मी को अच्छे से ट्रांसफ़र करे ताकि खाना पक सके। एल्यूमिनियम ये काम बहुत अच्छे से करता है। और ये खराब क्यों नहीं होता? क्वेश्चन नंबर 157. Why is aluminium protected from corrosion? मतलब एल्यूमिनियम संक्षारण से सुरक्षित क्यों रहता है? ऑप्शंस: ए, इस पर पेंट लगा होता है। बी, इस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रक्षी परत बन जाती है। सी, ये अक्रियशील है। डी, ये पानी में घुल जाता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, इस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रक्षी परत बन जाती है। एल्यूमिनियम जैसे ही हवा के संपर्क में आता है, उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक बहुत ही मजबूत अदृश्य सुरक्षा परत बन जाती है। ये परत उसे आगे खराब होने से बचाती है। और आज का आखिरी मजेदार कमेंट भी इसी पर है। मैम, एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की परत बनती है और हमारे दिमाग पर आलस की परत बन गई है, जो हट ही नहीं रही। आलस की परत को हटाने के लिए आपको रोज हमारी क्विज मैराथन का इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करना होगा। चलिए, आखिरी कुछ सवाल। क्वेश्चन नंबर 158. What is the most useful method to remove impurities from metals? मतलब धातुओं से अपद्रव्य हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि कौन सी है? ऑप्शंस: ए, धोना। बी, विद्युत अपघटनी परिष्करण। सी, छानना। डी, सुखाना। सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्युत अपघटनी परिष्करण। यह सवाल फिर से आया है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। धातुओं को शुद्ध करने की सबसे प्रभावी विधि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ही है। Question number 159. The metals which melt on keeping them on the palm are. मतलब जो धातुएं हथेली पर रखने पर पिघल जाती हैं, वे कौन सी हैं? ऑप्शंस: ए, Na, K, B, Ga, Cs, गैलियम सीजियम। सी, Fe, Cu, D, Ag, Au। सही जवाब है ऑप्शन बी, GaCs, गैलियम सीजियम। गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। हमारे शरीर का तापमान इससे ज्यादा होता है, इसलिए ये हथेली की गर्मी से ही पिघल जाते हैं। और आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 160. Which of the following methods is suitable for preventing an iron frying pan from rusting? मतलब लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? ऑप्शंस: ए, ग्रीस लगाकर। बी, पेंट लगाकर। सी, जिंक की परत चढ़ाकर। डी, इसे पानी में रखकर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जिंक की परत चढ़ाकर। खाना पकाने की कढ़ाई पर हम ग्रीस या पेंट नहीं लगा सकते। जिंक की परत चढ़ाना यानी गैल्वेनीकरण उसे जंग से बचाने का सबसे उपयुक्त और सुरक्षित तरीका है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की धातु और अधातु पर मेगा क्विज मैराथन समाप्त होती है। हाँ, उम्मीद है इन 80 सवालों से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो गए होंगे। और अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए। याद रखें, लगातार मेहनत ही सफलता की कुंजी है। बिल्कुल। इस क्लास की पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल फ्री रेलवे एग्जाम नोट्स ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप कोई भी जरूरी क्लास मिस ना करें। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।